आज हम चर्चा करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि लखनऊ से मिल रही है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। स्पीकर सतीश महाना ने सदस्यता को रद्द कर दिया है और आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा मिली है। 3 साल की सजा मिलने के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तभी तय हो गया था कि आजम की विधायकी अब रद्द होगी और अब औपचारिक रूप से आजम की विधायकी जा चुकी है। आजम खान ने पहले सांसदी छोड़ी, विधायकी का रास्ता अपनाया, चुनाव लड़े, विधायक बने और अब 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो आजम की विधायकी रद्द हो गई है। हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए आजम खान और उसके बाद कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद सवाल सामने था कि क्या विधायकी बचेगी। उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट था कि विधायकी नहीं रहेगी और स्पीकर सतीश महाना ने अब औपचारिक रूप से आजम खान की विधायकी को यानी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो अब रामपुर में एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। तो आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक वरिष्ठ नेता, पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा और उसके बाद जो MY फैक्टर समाजवादी पार्टी लेकर चलती है, जिसमें कि M यानी कि मुस्लिम, Y यानी कि यादव, उसी M फैक्टर का एक महत्वपूर्ण चेहरा। पहले उन्होंने सांसदी छोड़ी और अब विधायकी हाथ से चली गई। विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई। हाल ही में जो लोकसभा के उपचुनाव रामपुर में हुए, बीजेपी ने उस पर जीत दर्ज की और अब विधायकी भी आजम खान की रद्द हो चुकी है, यानी एक बार फिर से रामपुर में उपचुनाव होंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी शबाब खान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। शबाब, एक बड़ा झटका ये ना सिर्फ आजम खान के लिए है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी है। उस मौके पर जबकि निकाय चुनाव करीब है, पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा, ऐसा लग रहा है कि आजम खान रामपुर में जिस तरीके से आजम खान विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे, एक तरह से नाम उनका हो गया था। रामपुर और आजम खान एक दूसरे के पूरक समझे जाते थे राजनीतिक रूप से। अब उसी आजम खान का सुपड़ा साफ रामपुर से राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल, देखिए, आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका है। 9 बार के विधायक आजम खान रहे हैं। 1980 में पहली बार वो वहां से विधायक बने थे। सीधे तौर पर इस बात को ऐसे भी समझना चाहिए कि आजम खान ने सीतापुर की जेल में अपनी सजा को पूरा किया था। लंबे वक्त तक वो जेल में रहे थे, तमाम छोटे बड़े मुकदमे उनके ऊपर थे। कहा यह जा रहा था कि अब आजम खान की जो बुरे दिन के ग्रहण हैं वो खत्म हो गए हैं। आजम खान रिहा हुए, अपने घर आए रामपुर। उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, बाई इलेक्शन का, लेकिन आजम खान पर उनकी जो गृह दशा है वो ठीक नहीं रही। हेट स्पीच का एक पुराना मामला था जिसमें एक बहुत गंभीर बात वो कहते नजर आए थे। उन्होंने कहा था, मुझे अब भी याद है, कि तनख्वाहियां आएंगे और जाएंगे, मैं यहां रहूंगा, ये याद रखना, ये आपके नौकर। इस तरीके की उन्होंने जो बातें कही थी वो निश्चित तौर पर वहां के जो जिलाधिकारी थे, वहां के जो मौजूदा अफसरान थे, उनके लिए इस तरीके की बातें कही थी। इसी तरीके के कई उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। इन तमाम चीजों में, हेट स्पीच के मामले में MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कल इस मामले में सजा का ऐलान होना था, तब आजम खान वहां पर उनके वकील मौजूद थे और आजम खान और काफी कोशिश की थी शबाब आजम खान ने उस स्पीच को झुटलाने की, उस वीडियो और उसमें जो बातें कही गई थी उसको झुटलाने की कोर्ट में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आजम खान के वकील यही दलील देते रहे कि हेट स्पीच हमने नहीं दी है, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन अदालत तो गवाहों सबूतों पर चलती है। दोषी करार दिए गए और अब स्पीकर सतीश महाना ने उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया है। मतलब अब आजम खान विधायक नहीं है, रामपुर में फिर से उपचुनाव होंगे। शबाब, इसको इस तरह से भी समझना होगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, हाल ही में जो लोकसभा का उपचुनाव रामपुर से हुआ, बीजेपी ने जीत हासिल की और यदि हम उसी को ट्रेंड मान करके चले, घनश्याम लोधी वहां से जीते, लगभग 45 से 50 हजार के आसपास मार्जिन रहा होगा जिससे घनश्याम लोधी जीते हैं। तो अगर उसी को ट्रेंड मान करके चले और रामपुर में यदि उपचुनाव होता है तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक बार फिर से अपर हैंड होता नजर आ रहा है यहां पर। देखिए, ये तो थोड़ा जल्दबाजी होगी किसी बात को कहने में। फिलहाल अभी आजम खान की सीट पर क्या होगा ये आपको बता दूं, हमारे दर्शक इस बात को बखूबी समझ लें कि अब आजम खान की रिक्त हुई सीट पर क्या होगा। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी विधायक को अगर 2 साल की सजा होती है, 2 साल से जैसे ही उसकी सजा बढ़ती है, यानी कि 2 साल 1 दिन भी अगर उसकी सजा है तो उसकी विधायकी को रद्द कर दिया जाता है, उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग की। अब चूंकि आजम खान को 3 साल की सजा हुई,
तो अब वहां पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, यानी कि जो जिलाधिकारी होता है वो भारत निर्वाचन आयोग का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है हर जिले में, अब उसकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है। तो रामपुर के जो डीएम थे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको ये पत्र लिखकर बताया कि रामपुर की सीट, चूंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है, लिहाजा इस सीट को रिक्त माना जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस रिक्त सीट की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को दे दी है। अब भारत निर्वाचन आयोग के पास 6 महीने का वक्त है। ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने का वक्त जब उपचुनाव करवाना होता है, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया होती है। हालांकि आजम खान यही कहते रहे कि अभी आगे हमारे पास रास्ते हैं, हम हाईकोर्ट मूव करेंगे, अपर कोर्ट में मामले को लेकर के जाएंगे, लेकिन जैसे सजा का ऐलान हुआ उन पर कार्रवाई हुई और अब उनकी विधायकी जा चुकी है। आप बने रहेंगे शबाब हमारे साथ, पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे बीच में है, हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, रोशनी जायसवाल नेता कांग्रेस के हमारे बीच में है, नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी, लालजी प्रसाद निर्मल है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया नवीन दुबे जी आपसे। चर्चा तभी से शुरू हो गई थी जब आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन अब बड़ा प्रश्न आपके सामने यह है कि लोकसभा का उपचुनाव में आप रामपुर सीट गंवा चुके हैं, भाजपा जीत चुकी है। अब रामपुर एक बार फिर से उस मुहाने पे कि अब विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अगर लोकसभा चुनाव को ही ट्रेंड माना जाए तो बीजेपी इस बात को लेकर बहुत आशान्वित है कि अब पूरी तरीके से आजम खान या समाजवादी पार्टी रामपुर से साफ हो जाएगी। आस्था जी, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि एक प्रतिष्ठित राजनेता, बड़े राजनेता उत्तर प्रदेश के रहे हैं आजम खान साहब, और आजम खान साहब के ऊपर 93 मुकदमे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके के जिन आरोपों के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर किए गए हैं, ये देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का एक जीवंत उदाहरण है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज अच्छा एक फैसला लोअर कोर्ट का आया है, उस फैसले में अपील करने का समय दिया गया है। हमें उस फैसले के खिलाफ अपील करनी है। अपील करने के बाद इस फैसले पर रोक लगने की संभावना है। जब तक ये नहीं हो जाता है, विधानसभा अध्यक्ष को पता नहीं कौन सी ऐसी जल्दी थी और उन्होंने आनन फानन में चुनाव आयोग को लिख दिया, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। अरे भाई, अगर हाई कोर्ट मान लीजिए लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर देता देन, तब क्या करेंगे? तो ये जल्दबाजी जिस तरीके का उतावला, अच्छा ठीक है, आपका ये कहना है कि यहाँ पर स्पीकर ने जल्दबाजी दिखाई है। हाई कोर्ट क्या कहता है उसको देख लेना चाहिए था, लेकिन उससे पहले जल्दबाजी दिखाते हुए आजम साहब की जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप आपके पास लौटेंगे नवीन जी, लेकिन कुछ और भी मेहमान हमारे साथ में है। एसएन सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी। एसएन सिंह जी, अब आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने अब यह स्टैंड ले लिया है कि अब देखिए एक बार फिर से ये इनडायरेक्ट ही सरकार को घेरने की कोशिश है। उनका कहना है कि स्पीकर को जल्दबाजी क्या थी, हम हाई कोर्ट में मूव करने वाले हैं, अगर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया तब आप क्या करेंगे? देखिए आदरणीय दुबे जी खुद नहीं कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि आदरणीय आजम खान सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक उचित और जो बन पड़ता था वो एक अच्छा निर्णय दिया। और आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा था कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चूंकि कोर्ट और कानून ये नहीं देखता है कि कौन नवाब है कौन बादशाह है, और यही तो लोकतंत्र है, खूबसूरत लोकतंत्र है। कानून में ऐसा नहीं है कि वो इतने दिन रहे और बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस नाते कोर्ट उनसे डर जाएगा। इनके वकील तो वहां सारे साक्ष्य रखे होंगे, और जब साक्ष्य रखे होंगे और कोर्ट नहीं माना होगा उस साक्ष्य को और माना होगा कि ये गुनाहगार है, और इस चैनल के माध्यम से अगर हम बताना चाहें तो वो कटुता वाली बात चैनल के माध्यम से कहा भी नहीं जा सकता है। दुबे जी को याद होगा कि वो कैसे कैसे कहते थे, और आज से नहीं कहते थे। जयप्रदा जी वहां चुनाव लड़ने आई, उनके बारे में आपने कहा, भारत माता को आपने डायन कहा, जिलाधिकारी को क्या क्या आप शब्द आपने नहीं कहा। आप अपने को नवाब समझेंगे, कानून से ऊपर समझेंगे, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अरे मैं तो आस्था जी ये बताता हूं कि एक मैसेज गया है और सभी पार्टियों के लिए खुले तौर पे मैसेज गया है कि आप कानून के दायरे में सभ्यता से आप ऐसी बातों को कहिए जो आपके लिए कोई कहे तो सुंदर लगे। आप ध्यान आकर्षण के लिए, मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, समाज को बांटने के लिए ऐसे बातों को करेंगे तो निश्चित तौर पे ये दंड मिलेगा।
संविधान के खिलाफ एक बयान करके था। बोलिए। इस पर अरे संज्ञान बड़े क्यों भैया नहीं आप लिया सुनिए, गया? बड़े वही भैया बात हम सुनिए। कह रहे हैं। दूसरा अब आपने अपने कहा आप कि को अभी हम सफेद पोस्ट चले संविधान जाते के खिलाफ अगर बयान आप चले था। भी क्या जाते तो क्या आपको बयान ये था? नवीन जानकारी दुबे नहीं जी, है। एक मिनट रुक जाइए, एसएन सिंह जी रुक जाइए, बोलने दीजिए नवीन दुबे को। नवीन दुबे जी, क्या संविधान के खिलाफ था? ये तो कोर्ट का फैसला है और उसके बाद जो प्रक्रिया उसी को पूरा किया गया स्पीकर द्वारा। अगर भड़काऊ बयान की बात करें, साक्षी महाराज के बयान आप देख लीजिए, कितने भड़काऊ तो आप बयान लेकर दिए। जाइए ना कोर्ट में, लड़िए मुकदमा, कोर्ट में जाइए, दर्ज कराइए जाना चाहिए। एफआईआर। किसने रोका है आपको? लेकिन कोर्ट में एक मामला चला, 3 साल तक सुनवाई हुई, उसके बाद आजम खान दोषी करार दिए गए। नियम कहता है कि 2 साल से 1 दिन फालतू की सजा होती है। संवैधानिक पद पर मौजूद किसी व्यक्ति को तो उसकी सदस्यता चली जाती है, और वही हुआ है। नहीं नवीन जी देखिए, यहाँ बैठकर केवल आरोप लगा देने से, नाम गिन देने से कुछ नहीं होगा। मसला यहाँ कानूनी लड़ाई का है। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि आप कोर्ट को नहीं मानते हैं? करिए, बढ़िए, आगे किसने रोका है आपको? केवल टीवी डिबेट में आप नाम गिनवाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? तरीके का बयान देते हैं जो संविधान की आत्मा है, धर्मनिरपेक्षता, आप उसी पर सवाल खड़े करते हैं। और आत्मा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सब कुछ ठीक है, लेकिन सर सही प्लेटफॉर्म पर लड़ाई तो लड़िए, लेकर जाइए ना कोर्ट में। या ये सिर्फ टीवी डिबेट के भाषण और शब्दावली है आपके लिए? आस्था जी इनसे पूछिए, आस्था जी इनसे पूछिए, आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए कोर्ट में तमाम आरोप दायर हुए थे। दुबे जी सुनिए, देखिए आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के लिए कोर्ट में तमाम आरोप दायर हुए थे, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया। दुबे जी आप बोलते रहेंगे, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह साहब के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगे थे, लेकिन वो कोर्ट से बच के निकले। कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, आप उसको स्वीकारिए। आप क्यों नहीं मान रहे कि आजम खान साहब गलत किए थे? एसएन सिंह रुकिए, एसएन सिंह जी रुकिए, नवीन दुबे जी रुकिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नवीन दुबे जी, मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? जी बिल्कुल ठीक है। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, संविधान की आत्मा, हत्या, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, नाना प्रकार के भाषा और शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया। मेरा यह कहना है, क्या ये सब कुछ केवल टीवी डिबेट के भाषणों के लिए है या चुनावी मंच के भाषणों के लिए? यदि कुछ ऐसा है तो आप जाके कानूनी लड़ाई लड़िए। आजम खान के खिलाफ 3 साल तक केस चला, कानूनी लड़ाई लड़ी एक शख्स ने, उसके बाद ये फैसला आया। आपके पास भी यदि कोई ऐसी लिस्ट, सबूत, भाषण है तो जाइए ना कोर्ट में। किसने रोका है? खाली टीवी डिबेट में बैठकर चिल्लाइएगा? निश्चित तौर पर सबूत भी है, प्रमाण भी हैं। तो देर किस बात की है? किसने रोका है आपको कानूनी लड़ाई लड़ने से? सरकार ने। कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और लड़ने का नतीजा ही यही है कि आजम खान साहब जेल से बाहर हुए। अगर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी होती तो इन लोगों ने यहाँ हेट स्पीच की बात हो रही है। कुछ नेताओं का आपने नाम लिया था नवीन दुबे जी, हेट स्पीच की बात हो रही है, उसको लेकर बढ़िए ना आगे। यदि नरसिंहानंद सरस्वती का अपना बयान देखिए, और इनके साक्षी महाराज के मेरे देखने से, आपके देखने से, दर्शकों के देखने से सजा नहीं होगी, सजा कोर्ट से मिलेगी। उसके लिए मुकदमा लड़ना पड़ता है, हेड स्पीकर है। जैसे आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमा चला। अभी की बात बता रहा हूँ आस्था जी, प्रवेश वर्मा सांसद हैं, दिल्ली में किस तरीके का हेट स्पीच दिया उन्होंने, क्या कार्रवाई की गृह मंत्रालय ने? बता दीजिए, क्या कार्रवाई की दिल्ली पुलिस ने? कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है तो क्या है? अच्छा ठीक है, आप रामपुर की बात करते करते आप दिल्ली पर आ गए। एसएन सिंह हमारे बीच में है, सरकार ठीक है, एसएन सिंह हमारे बीच में, भाजपा प्रवक्ता। एसएन सिंह जी बताइए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की भी फेहरिस्त बहुत लंबी है, ओपन में बयान देते हैं, इस तरह की ऊंची बयानबाजी करते हैं और उनके खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई नहीं होती, या कोर्ट में मामले जाते भी है तो वहां क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है। बिल्कुल नहीं आस्था जी, हमने स्वीकारा और हमने कहा कि सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए, जो मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए और समाज में इस तरह से एक गलत मैसेज देने के लिए जो कार्य करते थे, सबके लिए नजीर बना। हमारे बड़े भाई ने अभी कहा, अरे आप सुनिए दुबे जी, हमारे बड़े भाई ने कहा अगर कोई बात है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में कहिए। बर्क साहब भी इस तरह के बयान देते हैं, बर्क साहब के खिलाफ नहीं कोई गया है तो बर्क साहब बचे हुए हैं। वो तो कहते हैं कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, तो उनके खिलाफ अगर नहीं कोई गया है, कोर्ट में नहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन अगर कोई जाएगा और आप जो है धर्म को अश्लीलता से जोड़ के कहेंगे, कभी कोई बात कहेंगे, अगर कोई जाएगा उसी की तो सुनवाई होगी। बहुत लोगों के पॉकेट मार दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो आरोप अपना नहीं तय कराते हैं तो आरोप नहीं तय होता है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराता है उसकी जांच होती है, जांच के बाद रिपोर्ट आता है। लेकिन आप कोर्ट में भी सवाल उठा रहे हैं,
उचित सवाल उठाना, बवाल मचाना लड़ाई आपको है लड़ने के लिए कि आने वाला सही समय जगह पर अखिलेश मामले यादव को जी ले का जाने के लिए नियत चाहिए। खाली चुनावी स्टेजों पर आस्था चढ़कर जी, भाषण देना, ये टीवी डिबेट्स में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने से सजा नहीं होती, सजा आस्था जी, कोर्ट ही देता चुनाव आयोग ने है एक और उसके नोटिस लिए दिया है मुकदमा अभी लड़ना अखिलेश पड़ता है। यादव जी को भी ठीक बताने है, के लिए कि आप दोनों शांत हो जाइए और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में एक एक करके हम सबका इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ रोशनी जायसवाल भी है, नेता कांग्रेस। रोशनी जी, ये बताइए कि आजम खान साहब की सदस्यता रद्द हुई है और उनको 3 साल की सजा भी हुई है हेट स्पीच के मामले में। कहा यह जा रहा है कि हेट स्पीच के मामले में किसी बड़े नेता को जिस तरह सबूतों गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी करार दिया और सजा दी, इससे एक मैसेज जाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आपको लग रहा है कि वाकई एक कड़ा मैसेज जाएगा, या आप भी इसको राजनीति के ही चश्मे से देख रही हैं जैसे आरोप सपा लगा रही है? देखिए, राजनीति के चश्मे से देखने वाली बात नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक चाहे जितनी हेट स्पीच दे दें, हजारों लोग के सामने झूठ बोल ले भाषण में, वो चल जाता है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता बिना किसी गलती के भी सजा भोगते हैं, बिना किसी गलती के उनके यहाँ सीबीआई, ईडी सब कुछ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ सीबीआई भी नहीं पहुंचती है, ईडी भी नहीं पहुंचती है, और न जाने कितने ऐसे बयान हैं। जो सबसे फेमस रहा है, गोली मारो सालों को। आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, और ये बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने, और सबको याद है ये डायलॉग। लेकिन उनके प्रति अभी तक कोई भी कानून नहीं आया, हाईकोर्ट में कोई भी केस नहीं चले। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी। आपने दर्ज कराया था क्या कोई मामला? पार्टी की तरफ से कोई मामला दर्ज कराया था या लेकर के गए थे कोर्ट में? कितने लोग गए, गए कहाँ गए? मामला दर्ज हुआ, लेकिन कोर्ट में क्या मामला? सजा तो कोर्ट से होती है रोशनी जी। जनता पार्टी की सुनती है, खाली टीवी डिबेट में बैठ करके बातें कोर्ट करने से थोड़ी होती है, या आरोप लगा देने से थोड़ी होती है। सही फोरम पे लेकर जाइएगा, तब सवाल उठाइएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। धर्मवीर चौधरी भी हमारे बीच में। धर्मवीर चौधरी जी, आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई हेट स्पीच के मामले में, क्या आप भी इसको राजनीति करार देंगे या ये मानेंगे कि मौजूदा वक्त की ये जरूरत थी? हेट स्पीच के खिलाफ एक बड़ा मैसेज पूरी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में जाएगा और इसमें हर दल आता है। नहीं, बिल्कुल आस्था जी, आपने सही कहा। और जो न्यायालय ने डिसीजन दिया है, मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ इतना जरूर कहूंगा कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये बीएसपी का गुंडा है या बीएसपी के किसी नेता ने ऐसी कोई जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया। लेकिन अक्सर टीवी में, अक्सर जो है स्टेटमेंट में, मैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोगों की जो इस तरीके की भाषा जिस पर आजम खान साहब को जो है दोषी ठहराया गया है, अक्सर मैं सुनता हूं। और लेकिन ये जो सरकार की जो नुमाइंदगी डबल इंजन की सरकारों में हो रही है, इसमें विपक्षियों पर ये ज्यादा जो है धारदार तरीके से कार्रवाई करते हैं, और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनको ये छोड़ देते हैं, क्योंकि कोर्ट तक वही मामले पहुंचते हैं जिसमें पुलिस पैरवी करती है और सरकार पैरवी करती है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि सरकार को इस तरीके की कोई भी भाषा बोलता है उस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी और दल का नेता है। ठीक है, बिल्कुल। और कम से कम आजम खान के खिलाफ जो ये केस चला, उसके बाद ना सिर्फ उनको सजा हुई इस मामले में, बल्कि उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। उसके बाद कम से कम ये कहा जा रहा है कि हेट स्पीच देने के जो मामले हैं, या कुछ नेता या चुनावी समर में कुछ जनप्रतिनिधि सोचते हैं कि इस तरह की जबान या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके समाज को भड़का के वो वोट हासिल कर लेंगे, तो कम से कम इस केस को उदाहरण स्वरूप जरूर याद रखें। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो महाबहस में अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे मूल विषय की, जिस पर आज चर्चा की शुरुआत होनी थी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आजम खान को लेकर आई, उसी से हमने आज महाबहस की शुरुआत की है। लेकिन लौटते हैं, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से ब्रिटेन में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद भारत में कोई दलित पीएम हो, इसको लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने ट्वीट करके जवाब दिया और कहा कि अगर बहन जी और बसपा का साथ मिले तो हम भारत में ऐसा करवा सकते हैं। यानी सीधे तौर पर इशारा बसपा और बहन जी को लेकर था कि यदि बसपा साथ दे कांग्रेस का,
तो बहन जी भी पीएम बन सकती हैं या कोई दलित भी भारत का पीएम बन सकता है। और आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शुरुआत चर्चा की कर लेते हैं। रोशनी जायसवाल, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। रोशनी जी, नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी किस जगह खड़ी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में प्रमोद तिवारी बहन जी का साथ मांगकर, मतलब अब आप इस पर सोच रहे हैं कि यही रास्ता बचा है क्या सरकार बनाने का? आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, आपने कई और तरह के राजनीतिक प्रयोग करे, अब बसपा को भी आप अपने साथ लाकर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे। देखिए, प्रमोद तिवारी जी ने ऐसा साफ तौर पर नहीं कहा कि वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि दलित वोट्स बसपा के थ्रू कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, जिससे जो बदलाव मायावती जी चाहती हो, चाहे सपा चाहती हो, चाहे जितने भी विपक्षी दल चाहते हैं, जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी को हटाकर वो हो सकता है। पहले जनता कहती थी या भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि कांग्रेस वाले सड़क पर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ एसी रूम में बैठ के राजनीति करते हैं। तो 50 दिन से भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर चुके हैं, जिनके साथ हर धर्म, हर वर्ग के लोग चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर 70 वर्षीय, 80 वर्षीय, 90 वर्षीय, हर वर्ग, हर उम्र के लोग जिस तरह से चल रहे हैं, वो एक मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में वो दम नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो राहुल गांधी जी को तरीके के वर्ड से बोलते थे। ठीक है रोशनी जी, ये तो आपका चुनावी दावा हुआ, ये बतौर पार्टी प्रवक्ता आपका राजनीतिक दावा हुआ, चुनावी दावा हुआ कि हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और उसका असर आप 2024 में देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने, वो किस कास्ट कम्युनिटी समुदाय से आता हो। क्या केवल तिकड़म और मेलजोल की सरकार से ही आप उसे संभव कराना चाहते हैं, या फिर देश में सबको आजादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जिस पर जनता मोहर लगाएगी वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी से आता हो, उस आधार पर उसको आगे बढ़ना चाहिए? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ लालजी प्रसाद निर्मल है, राजनीतिक विश्लेषक। लाल जी, आप इस बात को समझाइए कि इसे किस तरह देख रहे हैं। एक तरफ मायावती ऋषि सुनक का उदाहरण देते हुए कह रही है कि भारत में दलित का पीएम होगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए, दलित पीएम बनवा देंगे। जी धन्यवाद समय देने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आजम खान के सवाल पे 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। आजम खान साहब को जो सजा मिली है, देश के दलितों की ओर से मैं न्यायपालिका का वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि भारत की राजनीति में ऐसा बदजुबान नेता मैंने नहीं देखा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में जब आजम खान ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया बोला और कहा एक व्यक्ति है जो यूं करके उंगली करके चौराहों पर खड़ा है, वह कहता है सामने वाली जमीन हमारी है, कब्जा करो। ठीक है लालजी प्रसाद, इन सारी बातों और ऐसे ही कुछ शब्दों को समेट करके जो भाषण उन्होंने दिया था उस पर कोर्ट ने सजा सुना दी। और मुझे लगता है क्योंकि डिबेट अगले 5-7 मिनट में मुझे क्लोज करनी है, तो मूल विषय पर रहे। मेरा सवाल प्रमोद तिवारी और मायावती को लेकर था। लालजी प्रसाद, देखिए, प्रमोद तिवारी जी बड़े सम्माननीय नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और ये जो उन्होंने ट्वीट किया है वह एक राजनीतिक ट्वीट है। न तो ट्वीट से देश चलता है, न तो यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस इस समय हताशा में है। उत्तर प्रदेश में जो इसकी स्थिति है कांग्रेस की, वह पूरा देश देख रहा है। और जहां तक दलित प्रधानमंत्री बनने का प्रश्न है, देखिए, देश के दलितों की ओर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रश्न यह है कि दलित मुद्दों को हल कौन कर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, मैं तो अभिनंदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, और सौभाग्य योजना, आयुष्मान योजनाओं के माध्यम से
देश ठीक है, के आप कह रहे हैं कि 70 सबका से साथ लेकर सबका के विकास को 80% लेकर जो दलितों भाजपा को चल रही है, लाभान्वित जो भाजपा कराया चल रही है, और उनके उसी मुद्दों पर को मोहर हल जनता किया है। लगातार लगाती आ रही है। ठीक है लाल जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, रुक करेंगे धर्मवीर चौधरी का। ठीक है लाल जी प्रसाद, धर्मवीर चौधरी हमारे बीच में है, बहुजन समाज पार्टी के नेता। धर्मवीर चौधरी जी, कहा यह जाता है कि जिसको जनता चुने, जिस पर जनता मोहर लगाए, तो फिर लड़ लीजिए चुनाव। किसने रोका है? क्या प्रधानमंत्री बनने से किसी भी कास्ट, कम्युनिटी या धर्म से संबंधित व्यक्ति को इसलिए रोका जाता है कि वो उस समाज से आया है? भाई जिसके पास मेजॉरिटी है, जो वोट लेकर के आया, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा, वो आगे बढ़ गया। और अब यहां पर ऋषि सुनक का उदाहरण देकर यह कहने की क्या बात है कि प्रधानमंत्री दलित कम्युनिटी से क्यों ना हो? देश में किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है। चुनाव लड़िए, साबित करिए, जनता से मोहर लीजिए, आगे बढ़िए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आस्था जी, आपने सही कहा है। लेकिन ये जो भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे काला पहलू है वो यही है कि आज तक 70 वर्षों में यहाँ पर कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। तो अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये कहा, तो मैं उनके ट्वीट का स्वागत करता हूं कि इस देश में अब एक दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है। और जो शोषित वंचित समाज है उसको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। जो सैकड़ों वर्षों से हम लोग जो पीड़ित हैं, जो दलित समाज के लोग पीड़ित हैं, और लेकिन इसी उनको वर्ग भी से तो इस देश की समाज में राष्ट्रपति भी सिर आती उठाकर है। ये कहने का अधिकार मिले इसी वर्ग कि से तो उनके देश की समाज से भी कोई राष्ट्रपति आती है, प्रधानमंत्री देश बना। का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति। इससे पहले भी अल्पसंख्यक समाज से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। नहीं, तो क्या आप आगे के लिए रास्ता रोकना चाहती हैं आस्था जी? कोई नहीं रोकना चाहता रास्ता। आप आगे ये मेरा कहना सवाल चाहती बिल्कुल हैं स्पष्ट था कि जो है कोई कि दलित प्रधानमंत्री ना वही बने, जनप्रतिनिधि नहीं। वही बने जिस पर जनता मुहर लगाए। आप लोग तो 2 और 2 5 करके तिकड़म भिड़ाकर चाहते हैं कि किसी चेहरे को जगह मिल जाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो। इनकार किसी पर नहीं है, लेकिन जनता की मोहर साथ होनी चाहिए। एसएन सिंह, आरोप ये कि अभी तक दलित पीएम क्यों नहीं है? ठीक है धर्मवीर चौधरी, एसएन सिंह। मोदी जी बहुजन बने समाजवादी हैं, पार्टी के भाई 2 और सुनिए, 2 5 देश करके तो संविधान मोदी से जी चल बने रहा है हैं और ना। संविधान 2 और में 2 बनाया 5 गया करके है तो योगी कि जिस आदित्यनाथ पार्टी बने के हैं। ज्यादा बहुमत बीजेपी होंगे के वो खिलाफ चयन जो कर है लेगा अगर कि चुनाव किसका लड़ा है तो प्रधानमंत्री योगी होगा। अब आदित्यनाथ आइए बने। मुद्दे की अपनी बात पे। हिंदू देखिए कहानी मुद्दे पर की बात और आस्था 2 और ये 2 है 5 करके ये कि मुख्यमंत्री बने हैं। 137 तो साल आप- हो गए कांग्रेस को, उसकी स्थापना को विश्वास करती हैं 137 ना वर्ष आस्था हो जी? गए, लेकिन पहली बार उन्होंने दलित अध्यक्ष दिया है। और मैं तो कह रहा हूं, बाबा साहब को आपने क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया? क्यों नहीं आप जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनाया? और बाबा साहब को तो आपने आजादी के बाद भी उनको कोई महत्व नहीं दिया। जब वो चुनाव लड़ते हैं आप उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके उनको हराने का कार्य करते हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी तो पसंद ही नहीं करते। जब भारत रत्न देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है 89-90 में समर्थित सरकार जब रहती है तब उनको भारत रत्न दिया जाता है। क्योंकि आपको ये सब करना नहीं। और मैं तो कह रहा हूं आज एक राष्ट्रीय पार्टी जो सरकार और सत्ता में रही है और कोई कार्य नहीं की हुई है, आज वो एक झूठे बयान कर रही है। अरे भाई बहुजन समाजवादी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, आप धैर्य रखिए, सुनिए। मैं कह रहा हूँ आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलितों को एक-एक करके बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज दलितों को। धर्मवीर जी रुक जाइए, एसएन सिंह को बात पूरी करने दीजिए, मैं दोबारा आपको बोलने का मौका दूंगी। दलितों के लिए अलग से छात्रवृत्ति योजना, साहब गोई से बात आने दीजिए, वरना आप दोनों की बात जनता समझ नहीं पाएगी कि वक्त पर बोलिए। जातियों में शादी करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ नवीन दुबे, एसएन सिंह, उसके बाद नवीन दुबे। इनको इसी बात का दुख था कांग्रेस को और बीजेपी को कि जो है कैसे बाबा साहब को भारत रत्न मिल गया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आडवाणी जी ने कहा कि भारत रत्न दिया जाए, और आज तक वहां पे आज तक उनका फोटो भी नहीं लगा था। जिस कानून को बनाए संविधान निर्माता का फोटो संविधान वाली। ठीक है, आप दोनों आपस में मत लड़िए। नवीन दुबे कुछ कहना चाह रहे, रुक जाइए आप दोनों, धर्मवीर चौधरी और एसएन सिंह, आप दोनों रुक जाइए। नवीन दुबे आस्था जी, हाँ, आस्था यहाँ जी, पर दलित देखिए, पीएम बनाने का एक फॉर्मूला, कांग्रेस प्लस बीएसपी, ये ट्वीट्स कह रहे हैं दोनों पार्टियों के। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ और मेरी आदत है हाँ, अपनी बेबाकी से बात रखने की। बहन जी उत्तर प्रदेश में कई बार की सीएम रही हैं और अपने को दलित की बेटी बोलती रही हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बसपा के हमारे मित्र से, वो ये बता दें कि बहन जी के कार्यकाल में
उत्तर प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत दलित समाज के लोगों का विकास आपने किया, कितने लोग उस गरीबी रेखा की कॉरिडोर से बाहर निकल पाए जो आज संपन्न हालत में हो या उनकी सरकार के दौरान संपन्नता की हालत में। मैं गारंटी लेता हूं, एक नहीं 50 बहन जी हो जाए उत्तर प्रदेश में, ये कभी दलितों का उत्थान करने वाले लोग नहीं है। इन्होंने क्या किया, दलित समाज को अपने साथ लिया, उसके बाद वोट बेचने का काम किया, टिकट बेचने का काम किया। जग जाहिर है, कोई आरोप नहीं है, सत्यता है ये। इन्होंने टिकट बेचे, अपने जात समाज के वोट बेचे, और वोट के नाम पर जो भी आदमी टिकट पे चुनाव लड़ा, जिस तरीके से राजनीति हुई, वो राजनीति का सबसे ज्यादा गिरता हुआ स्तर था। आज की तारीख में दलित समाज इस चीज को समझ चुका है कि उसका उत्थान और विकास कौन कर सकता है, और यही कारण है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका वोट कट के 12% आया 22 से। आपका ये आरोप है, यानी सपा का ये आरोप है कि जब बहन जी मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने दलित समाज के कितने लोगों का भला किया, कितनों को टिकट दिया। ठीक है धर्मेंद्र चौधरी जी, जवाब दीजिए। आपने सरकार चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर, बता दीजिए अपने समाज से कितने जनप्रतिनिधि बने और क्या भला आपने दलितों के लिए किया और कितनों को आगे बढ़ाया, ये सपा पूछ रही है। ये जो अभी आस्था जी बोल रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जरा मैं आपसे पूछ रहा हूं आस्था जी। हाँ जी, हाँ जी, नवीन दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। तो इनके अध्यक्ष जो है आरक्षण के बिल पर जो है वो लोकसभा में उसको फाड़ के फेंक देते हैं। ये इनका चाल चरित्र चरा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सैकड़ों जो है जिलों का नाम जो है दलित समाज के लोगों के नाम पर रखा है। नाम बदलने से मेरे भाई दलित समाज के अंतिम आदमी का विकास होगा। उन्होंने सवाल पूछा है धर्मवीर चौधरी जी कि आपने दलित समाज के कितने लोगों को टिकट दिया, उन्होंने टिकट खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया और दलित समाज के कितने लोगों को अपने आगे बढ़ाया पॉलिटिकली, ये सवाल है। आप शहरों के नाम मत गिनवाइए। हाँ, शहरों के नाम हर सरकार में बदले गए हैं, शहरों के नाम मत गिनवाइए, सवाल का जवाब दीजिए, आपस में मत लड़िए। व्यवस्था में स्थापित कर लिया है और राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रही हैं। आज देखिए ना दलित समाज की स्थिति क्या है। दूर दराज के गांव में जो किसानी कर रहे हैं बेचारे, नहीं, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो सवाल पूछ रहे हैं धर्मेंद्र चौधरी जी, सवाल पूछ रहे हैं नवीन दुबे। मुख्यमंत्री बनते हैं माननीय साहब काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश में यादव समाज को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। 2022 ये बाबा साहब का संविधान आपको ताकत देता है। और नहीं, आपकी हैसियत देश चलाने की थी। ईडी और सीबीआई और के डर आज की वजह से जो है आप भारतीय जनता दलितों पार्टी का के एमएलसी के चुनाव में समर्थन जिनकी करते बदौलत जो है हैं। आपके संपर्क पार्टी शोषण करती चली आई है, जिसमें से 2 सीटें आप हाथ सीटें पकड़ हमारे, ये आपकी हैसियत है। कैसे उनसे कहेंगे? आप लोग तो टिकट बेचते हैं दलित समाज के नाम पर, छलते हैं, कपट करते हैं। आस्था जी, ये बदलाव जानते हैं क्यों हुआ है? चले ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। लड़ाई यहाँ पर दलितों, उनको कितना टिकट मिला है या देश के महत्वपूर्ण पदों पर वो कितना पहुंचे हैं और पीएम अभी तक कोई दलित क्यों नहीं हुआ, उसको लेकर एक बहस छिड़ी है। तो आप सभी की और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि देश में अगर लोकसभा की आप बात करेंगे तो 2019 में बीएसपी ने कुल 10 रिजर्व सीट्स जीती थी। एससीज के लिए 84 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं। कांग्रेस ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति बनवाया, कांग्रेस ने पहली महिला राष्ट्रपति इस कम्युनिटी से बनाई। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को पहला दलित राष्ट्रपति बनवाया और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भी बीजेपी ने बनवाया, जो कि एसटी समाज से आती हैं। और 2019 में अगर रिजर्व सीटों की बात की जाए तो उनमें से 45 सीटें भाजपा ने जीती थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर फतेह हासिल की थी। कुल 84 सीटें जो हैं वो देश में रिजर्व हैं। तो चुनाव कितनी सीटों पर लड़ा जाता है, कितनी रिजर्व है और जनता ने किस सीट पर किस पर भरोसा जताया, उसका आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15